लेजर फिजिक्स में हमारी दो किस्म की डिस्कशन है। फर्स्ट वन है 4 लेवल पंपिंग स्कीम और नेक्स्ट है एम्प्लीफिकेशन एंड गेन। एम्प्लीफिकेशन और गेन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेजर में हम अपने आउटपुट सिग्नल को कैसे एम्प्लीफाई कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं 4 लेवल पंपिंग स्कीम। इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में 2 लेवल पंपिंग स्कीम और 3 लेवल पंपिंग स्कीम को स्टडी किया। 2 लेवल पंपिंग स्कीम तो हमने एट द एंड ये कंक्लूड किया कि इट इज नॉट पॉसिबल। तो 3 लेवल पंपिंग स्कीम में हमने E1, E2, E3 तीन एनर्जी स्टेट्स ली। तो यहाँ हम ऐसा करते हैं 4 लेवल पंपिंग स्कीम में हमारे पास एक लेजर मीडियम एलिमेंट है जिसके अंदर 4 एनर्जी लेवल्स हैं। E1 ग्राउंड स्टेट, E2 वेरी क्लोज टू द ग्राउंड स्टेट। याद रखो E1 और E2 ये बहुत क्लोज एनर्जी लेवल्स हैं। E3 और एंड देन E4 ये एक बैंड है और E4 और E2 के दरमियान एक ऐसी स्टेट मौजूद है E3 जो कि मेटास्टेबल स्टेट है। ये हमें बाद में नहीं ये होता, याद रखो ये प्रीवियस की 3 लेवल पंपिंग स्कीम में भी मैंने कहा था कि हमारी प्री रिक्विजिट स्टडी ये होती है कि हम लेजर जिस एलिमेंट से लेना चाहें, यानी जिस एलिमेंट के एटम से लेजर एक्शन अचीव करना चाहें तो हम उसका केमिकल एनालिसिस कर लेते हैं। उसकी मतलब कि केमिकल केमिस्ट्री ये है कि उसके अंदर जो एटम्स की इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, उनका रिस्पांस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टोटल ऑर्बिट्स कितने हैं, क्या इसमें कोई मेटास्टेबल स्टेट एग्जिस्ट करती है जिसका लाइफ टाइम नॉर्मल लाइफ टाइम से ग्रेटर है या नहीं है। तो ये प्री रिक्विजिट स्टडी होती है, हम उसके बाद की बातें करते हैं, वो हमारी इंटरेस्टिंग है, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ जाती है या फिजिकल केमिस्ट्री में। तो ये ऑलरेडी हमने देख लिया कि E3 मेटास्टेबल स्टेट है। अब इसमें क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड स्टेट के आइटम जो है इनको E1 स्टेट से E4 स्टेट तक एक पंपिंग सोर्स के थ्रू पंप किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से E4 स्टेट में जाएंगे तो हमें जो इनपुट फोटॉन चाहिए होगा उसकी एनर्जी, या आप कह सकते हैं पंपिंग फोटॉन, उसकी एनर्जी क्या होगी hν1। तो ये वाला फोटॉन अब आप क्योंकि बहुत सारे लेक्चर आपने सुन ली है, सीख ली है, ये वाला फोटॉन क्या कंसिडर होगा यहाँ पर अगर लेजर के तमाम प्रोसेस को ध्यान में रखें। दिस इज इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। पहले तो हम E1 और E2 के लिए करते रहे ना, अब रियल पिक्चर में क्योंकि मैंने लिखा ये पंपिंग हो रही है तो ये फोटॉन ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे और आफ्टर एब्जॉर्बिंग दैट पर्टिकुलर फोटॉन, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है एनर्जी ऑफ दिस इनपुट फोटॉन मस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ E4 एंड E1। 4 और 1 के डिफरेंस के बराबर है। तो ये इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन होगी। आफ्टर इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे E4 स्टेट में जो कि बैंड है। इट मीन जब हम इनपुट फोटॉन जो पंपिंग सोर्स यूज करेंगे, जो इनपुट फोटॉन हम यूज कर रहे हैं उसकी एनर्जी थोड़ी सी वेरी करेगी, यानी 4 और 1 के डिफरेंस से क्या होगी ग्रेटर होगी, क्योंकि यहाँ डिफरेंट सब एनर्जी स्टेट्स हैं बैंड के अंदर। कोई बॉटम पे आएगा, कोई इन बिटवीन आएगा, कोई टॉप पे आएगा। अब यहाँ से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ये एटम की प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट फोर्स से मन में आ जाएंगे। वो अनवांटेड उनकी वजह से जो फोटॉन एमिट होगा वो अनवांटेड फोटॉन होगा, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। यही तो लेजर में लॉस होता है, जो मैंने आपको लॉस वाला टॉपिक या अभी वो नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगा, फिर एक किया भी है हमने। तो ये हमारे पास इसमें हम इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। 4 से 3 में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि रास्ते में डिफरेंट स्टेट्स हैं ना, तो E4 E3 ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 3 मैंने कहा है कि मेटास्टेबल स्टेट है। यहाँ पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने जनरल जो पढ़ा था तो उसमें आपने कहा था कि N2 इज ग्रेटर देन N1। अब यहाँ N2 नहीं है, यहाँ पर ये क्या हो गया है, ये N3 हो गया है। तो N3 से बात यह है कि ये वो स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन लोअर स्टेट में मौजूद पॉपुलेशन से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका लाइफ टाइम भी ज्यादा है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ होगी, यानी यहाँ से आप
इसको क्या करेंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन के तहत इन्वर्ट करेंगे, पर्टर्ब करेंगे इन इलेक्ट्रॉनों को ताकि ये E2 स्टेट में आ जाए। तो इसके लिए हमें इनपुट फोटॉन चाहिए होगा, किस एनर्जी का, ये जो इनपुट फोटॉन होगा इसकी एनर्जी E2 और E3 के डिफरेंस के इक्वल होनी चाहिए, जिसकी मैंने लिखा है HU23। तो ये फोटॉन आया कहां से, इसके दो मेथड है, याद रखो। या तो E4 से सबसे पहले आने वाला इलेक्ट्रॉन जो E3 में आया है वो अपना लाइफ टाइम गुजारने के बाद जब 3 से 2 में जाएगा स्पॉन्टेनियसली एक फोटॉन एमिट करेगा। वो जो स्पॉन्टेनियस एमिशन का फोटॉन होगा वो इन इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि E3 में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बढ़ती जा रही है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रही है, बाकी जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है उनको पर्टर्ब करता है, यानी ये स्टिमुलेट करता है, ये इनपुट फोटॉन भी होगा। और ये हमने मीडियम के अंदर से ही ले लिया है, ये हमने मीडियम के अंदर से जब हम लेंगे तो हमारे पावर सोर्सेस क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, क्योंकि हमें बाहर से इनपुट फोटॉन प्रोड्यूस करने के लिए पावर सोर्स नहीं चाहिए होगा, पंपिंग सोर्स जो है। तो हम इस टारगेट को यहीं से अचीव कर लेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, उसकी वजह से जो फोटॉन एमिट होगा ये फोटॉन अब इस E3 स्टेट में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, स्टिमुलेट या पर्टर्ब करेगा। तो इसके पर्टर्ब करने से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, तो आपको आउटपुट बीम जो है ना, ये जो लेजर एक्शन हो रहा है, लेजर ट्रांजिशन अचीव हो रही है, वो कौन सी स्टेट से हो रही है, 3 और 2 से। तो यहाँ पर 4 लेवल स्कीम में जो लेजर लाइट एज ए आउटपुट हमें मिल रही है वो 3 और 2 के डिफरेंस की वजह से मिल रही है। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन 2 में आएंगे तो 2 से 1 में उनकी जो ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट है आइदर स्पॉन्टेनियस एमिशन और नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, क्योंकि ये फोटॉन एमिट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन में ये होता है कि उसमें जो लेटेस्ट होता है ना, लेटेस्ट का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, फोटॉन एमिट हो जाता है। तो इस तरह ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे तो ये दोबारा रेडी होंगे यहाँ से E4 में, फिर E4 से 3 से 2 में। तो आपका जो आउटपुट बीम है ये लेजर लाइट जो है ये कंटीन्यूअस मिलेगी, ये बड़ा क्विकली प्रोसेस होता है एज कंपेयर टू 3 लेवल सिस्टम, क्योंकि इसमें E2 जो है ना फौरन डीपॉपुलेट हो जाता है। जब जितना क्विकली डीपॉपुलेट होगा यानी इसकी पॉपुलेशन कम होगी तो इट मीन ग्राउंड स्टेट में एटम्स की तादाद क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, एंड नाउ इट इज रेडी फॉर द कंटीन्यूअस लेजर एक्शन। ये वापस ऊपर जाएंगे तो ये देखा गया है कि जितने भी 4 लेवल लेजिंग स्कीम है इसका जो आउटपुट बीम है वो कंटीन्यूअस वेव होती है, पल्सेस नहीं होती है। 3 लेवल स्कीम में मैंने क्या कहा था कि उसमें शॉर्ट पल्सेस मिलती हैं, थोड़ी देर के लिए प्रोसेस रुक जाता है, फिर पल्स बनती है, फिर रुकता है, लेकिन यहाँ पर ये कंटीन्यूअस मैकेनिज्म है। नैनो सेकंड माइक्रो सेकंड टाइम जो है वो कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह आपका आउटपुट बीम जो है ये कंटीन्यूअस वेव की शक्ल में आपको 4 लेवल स्कीम से मिलेगा। जो है ये तो अभी हम स्कीम स्टडी कर रहे हैं, जब हम एग्जांपल्स पे जाएंगे कि भाई सॉलिड स्टेट लेजर में या सेमीकंडक्टर लेजर में या गैस लेजर में कौन सा मीडियम ऐसा है कि जिसके अंदर 3 लेवल या 4 लेवल एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा और उसको समझना और आसान हो जाएगा। अभी जनरल मैकेनिज्म था। अब नेक्स्ट सेकंड टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एम्प्लीफिकेशन एंड गेन। तो जैसे आप जानते हैं कि सबसे पहले लेजर के अंदर हमें 3 प्रोसेस चाहिए होती है। अभी 4 लेवल स्कीम के अंदर भी आपने देखा इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड देन स्टिमुलेटेड एमिशन। तो हम फोकस करते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। तो ये होती कहां से है, एक्टिव मीडियम से। लेजिंग मीडियम जो है एज ए एक्टिव मीडियम का काम करता है। तो लेजिंग मीडियम एक्टिव मीडियम में जब आप एक इनपुट फोटॉन देते हो जो मेटास्टेबल स्टेट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को पर्टर्ब या स्टिमुलेट करता है और वो उसकी पर्टर्बेशन की वजह से डाउनवर्ड अपनी ओरिजिनल स्टेट में आता है, तो एज ए रिजल्ट 2 एनर्जी डिफरेंस के इक्वल, 2 स्टेट की डिफरेंस के इक्वल फोटॉन एमिट करता है। और एक इनपुट फोटॉन और एक डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फोटॉन एमिट हुआ है, 2 फोटॉन मिल गए आपको।
उन दोनों फोटान के बारे में हम कहते हैं कि दोनों फोटान की फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और कलर आप कह सकते हैं कि नियरली क्या है, सेम है। 100% मैं नहीं कहता कि मोनोक्रोमैटिक होते हैं, नियरली क्या होती है, मोनोक्रोमैटिक होती है, यानी सेम फेज वाले फोटान है। अब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एम्प्लीफिकेशन। यानी लेजर में एम्प्लीफिकेशन से मुराद क्या है, इंक्रीज इन इंटेंसिटी व्हेन ए लाइट बीम passes through an active medium, increase in intensity of light beam when it is passes through an active medium, this is amplification। आमतौर पे जो एम्पलीफायर या एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस आपने ऑप्टिकल सिग्नल के लिए स्टडी किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें क्या होता है, आपको एक इनपुट सिग्नल चाहिए होता है, ठीक है, और बीच में क्या होता है, बीच में आपने इनपुट सिग्नल दिया, बीच में क्या होता है, एम्पलीफायर होता है जिसके अंदर डायोड, ट्रांजिस्टर्स वगैरह होती हैं, और एक आउटपुट सिग्नल, फीडबैक सिग्नल जिसे कहते हैं, वो आपको चाहिए होता है। तो लाइट क्या होती है, एम्पलीफायर, ऑप्टिकल लाइट जो है एम्पलीफाई होती जा रही है। जिस तरह साउंड के केस में एम्पलीफायर प्लेयर जो है ना वजन अजान देते हैं तो उसकी साउंड की इंटेंसिटी को वो एम्पलीफायर क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, तो साउंड की लाउडनेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो लेजर के अंदर यहाँ पर इनपुट सिग्नल शाबाश हमारा क्या होगा, फोटॉन होगा। ये आपका इनिशियल फोटॉन जो है ये एक्ट करेगा, ट्रीट होगा एज ए इनपुट सिग्नल। एक्टिव मीडियम जो है, जिस मीडियम से लेजर एक्शन हो रहा है, लेजर एक्शन इधर भी आपने देखा, क्वांटम ऑप्टिकल एम्पलीफायर का काम करेगा। जिस तरह वहां में लिखा है इनपुट लाइट सिग्नल, बीच में एम्पलीफायर, उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स होती हैं, ट्रांजिस्टर्स होता है, डायोड होता है, मुख्तलिफ इस तरह की आईसीज लगी होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिकली जो है ना सिग्नल, इनपुट सिग्नल आने के बाद उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव मीडियम क्या ट्रीट होगा, क्वांटम ऑप्टिकल एम्पलीफायर। और जो लाइट लेजर एक्शन के बाद आउटपुट लाइट जो है ना, जो आपको आउटपुट में मिल रही है, इमर्जिंग लाइट, इसे कहेंगे एम्पलीफाइड आउटपुट। इमर्जिंग लाइट ये क्या होगी, एम्पलीफाइड आउटपुट। और डिग्री ऑफ एम्प्लीफिकेशन, डिग्री ऑफ एम्प्लीफिकेशन क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड गेन। डिग्री ऑफ एम्प्लीफिकेशन से मुराद है कि हाउ मच फोटॉन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एक्टिव मीडियम व्हेन ए सिंगल इनपुट फोटॉन इज बीइंग फॉल ऑन इट। जब एक सिंगल इनपुट फोटॉन हम एक्टिव मीडियम पे फॉल करते हैं, ये देख लें, तो एज ए रिजल्ट आउटपुट में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको मिलेंगे या इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितने डिग्री इंक्रीज हुई है, इस टर्म को क्या कहा जाता है, गेन। देखिए गेन हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में भी इस पे स्ट्रेस किया था, वो मैथमेटिक्स थी याद, गेन किया था ना, गेन कोफिशिएंट गैमा, और वो किस पे डिपेंड कर रहा था, 2 लेवल सिस्टम में n2 और n1 पे, n2 ग्रेटर होना चाहिए। वो बड़ी डिटेल में थी, आज थ्योरेटिकली बात आ गई है। तो इस गेन की मैथमेटिकल डेफिनेशन है 1 over i di/ds। i इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, तो di/ds कि j इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू x डिस्टेंस है कि जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इंटेंसिटी में चेंज आएगी। तो अभी हम देखते हैं गेन को एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन which a photon can generate as it travel a given distance। कि एक सिंगल फोटॉन जब एक्टिव मीडियम में डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो जो मेरी कि when a single photon travel a certain distance from active medium, how much stimulated emission take place। जितनी स्टिमुलेटेड एमिशन ज्यादा होगी एक्टिव मीडियम के अंदर, तो आपका आउटपुट सिग्नल क्या होता जाएगा, एम्पलीफाई होता जाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, तो अब हम बड़ी जबरदस्त किस्म की एग्जांपल यहाँ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहता है कि ये एक्टिव मीडियम है और इस एक्टिव मीडियम से गेन है 4 पर सेंटीमीटर। तो इससे क्या मुराद है कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस के अंदर आपका सिंगल इनपुट फोटॉन 4 फोटॉन आपको दे सकता है कि एक फोटॉन से आपको कितनी गेन मिल सकती है, 4 फोटॉन। ये इस स्टेटमेंट से मुराद है। ये तो एक एग्जांपल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लेजरिंग सिस्टम में गेन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत स्मॉल होती है। वो मैं रीजन बताता हूँ कि कितनी लो होती है, जरा और इसकी वेरिएशन बता रहा है
इन एक्चुअली रियली जो लेजर मीडियम होगा, एक्टिव मीडियम होगा, उसमें गेन वेरी करती है 0.001 पर सेंटीमीटर टू 0.01 पर सेंटीमीटर। तो यहाँ स्टेटमेंट से क्या बता रहा है कि फोटॉन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ये गेन कितनी है 1/1000 पर सेंटीमीटर टू 1/100 पर सेंटीमीटर। अब इसको मैंने और ओपन किया है, किस तरह इधर और से देखिए। फॉर एग्जांपल वी हैव ए मटेरियल हुज गेन इज इक्वल टू 0.001 पर सेंटीमीटर and we wish to achieve a light amplification 1000 times। हमारे पास एक गेन ही है 0.001 पर सेंटीमीटर और हमारी ख्वाहिश है कि हम लाइट से कितने फोटॉन बना लें आउटपुट में 1000 टाइम इनिशियल इंटेंसिटी। अगर इनिशियल 1 फोटॉन है और आप चाह रहे हैं कि आउटपुट में आपको कितने मिल जाए 1000 फोटॉन मिल जाए, इतनी लाइट इंटेंसिटी आप चाहती हैं। तो लाइट को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा 69 मीटर इन एक्टिव मीडियम। लाइट मस्ट हैव ए डिस्टेंस ऑफ 69 मीटर in active medium in order to achieve the amplification of 1000 times. How we can make this situation that light should travel a distance of 69 meter? 69 मीटर तो बहुत बड़ी लेंथ है। तो इसके लिए अब वो जो देनी है हम असल टारगेट की तरफ आ गए हैं। इस डिस्टेंस को अचीव करने के लिए एक तो हमने ये बात समझ ली कि जितना डिस्टेंस लॉन्ग होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, आपका आउटपुट सिग्नल जो है इंक्रीज होता जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि लाइट को 69 मीटर नहीं, हम छोटी सी कैविटी लेके जिसकी लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर 30 अप टू 100 सेंटीमीटर 1 मीटर लेंथ तक चलिए हम बात कर लेते हैं। मुख्तलिफ वेराइटीज हैं कि 100 सेंटीमीटर की लेंथ की ये कैविटी लेके ग्लास ट्यूब लेके उसके एंड पॉइंट पे मिरर इंसर्ट कर देती है। अब मिरर की प्रॉपर्टी है कि रिफ्लेक्टेड मिरर है, तो जब लाइट दोनों मिरर एक तरफ इस फिगर को देखें, ये कैविटी है हमारे पास जिसके नीचे पंपिंग सोर्स है और ऊपर एएम से बना एक्टिव मीडियम है। तो पंपिंग सोर्स जब जाहिर है लाइट को पंप करेगा, इनपुट फोटॉन प्रोवाइड करेगा और वो एक्टिव मीडियम पे पड़ेगा। तो एक्टिव मीडियम से हमें क्या मिलेगा, स्टिमुलेटेड इमिशन के बाद आउटपुट लाइट मिलेगी ना, उस आउटपुट लाइट बीम की इंटेंसिटी हमने इंक्रीज करवानी है। तो हम ऐसा करते हैं कि एंड पॉइंट पे मिरर रख देते हैं, अब लाइट इन मिरर में कन्फाइन हो जाएगी और टू एंड फ्रो मोशन प्रोसेस करेगी। तो इस तरह आपका डिजायर टारगेट क्या होता जाएगा, अचीव होता जाएगा। तो लेंथ जो है वो जो इधर बता रहा है कि 69 मीटर, तो अगर आपको 10 to 20 टाइम्स वो बैक एंड फोर्थ मोशन प्रोसेस करता है तो उसका टोटल डिस्टेंस क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा और डिग्री ऑफ आउटपुट लाइट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, यानी गेन आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो इस मकसद के लिए नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे आने वाले हैं उनमें हम देखेंगे कि जो कैविटी है, कैविटी की अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए, इसकी कितनी टाइप्स हैं, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर शेप की है, कन्फोकल टाइप है या समथिंग एल्स है। तो वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये आपका आउटपुट बीम जिसमें लाइट इंटेंसिटी को हमने इंक्रीज किया है, ये गेन कहलाता है। तो यहाँ से एट हम कह सकते हैं कि लेजर क्या है, इट इज अ जनरेटर ऑफ लाइट। लाइट को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है।